नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे सीए अंतिमा गौतम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो एक चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है, वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप ना करें अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते वक्त, जिससे आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे नोटिस आने के। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। तो ये चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों में नोटिस करी है कि जो भी सैलरीड एम्प्लॉय है वो या तो कोई इनकम टैक्स फाइलिंग फैसिलिटी के थ्रू अपना रिटर्न फाइल करते हैं जो फॉर्म 16 से लिंक्ड होता है। तो फॉर्म 16 में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक या फिर नेशनल सेविंग्स NSC का इंटरेस्ट नहीं जाता है, तो वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी लेना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको नोटिसेस इशू हो जाते हैं। जैसे कि इन फाइनेंशियल ईयर 1920 डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन नोटिस इशू किए कि आपने अपने सेविंग बैंक में ट्रांजैक्शन तो किया है बट आपने उसका इंटरेस्ट शो नहीं किया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट है, तो बिल्कुल सही, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ₹10,000 तक एग्जेम्प्ट है। बट एग्जेम्पशन का जो प्रोसेस है वो आपको इस तरीके से लेना है कि पहले आपको उसको अपनी इनकम में दिखाना है, उसके बाद आपको एग्जेम्पशन लेनी है 80 TTA के अंदर। तो सेम अप्लाइज टू NSC का इंटरेस्ट। तो अगर आपके पास NSC है, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको दिखाना है। सेकेंड मिस्टेक जो हम करते हैं वो करते हैं कि हम सारे बैंक अकाउंट डिस्क्लोज नहीं करते। तो सबकी एक टेंडेंसी होती है कि जब हम अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो हम यूजुअली वो अकाउंट डिस्क्लोज करते हैं जिसमें हम ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। तो सैलरीड एम्प्लॉय के केस में हम सैलरी जो हमारी जिस भी अकाउंट में आती है उस अकाउंट को हम शो कर देते हैं, उसके अलावा हम बाकी सारे अकाउंट को छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमारे पास जितने भी अकाउंट है वो सारे डिस्क्लोज करते हैं और प्राइमरी अकाउंट सिर्फ वो बनाना है जिसमें हम सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर हमें जिसमें रिफंड चाहिए। थर्ड इज क्रॉस चेक योर 26 AS। तो 26 AS इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जब हम रिटर्न फाइल करते हैं। तो 26 AS डाउनलोड कैसे करते हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। 26 AS होता क्या है सबसे पहले, तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो जो एम्प्लॉयर आपका TDS काटता है वो आपको 26 AS के अंदर शो होता है। नॉट ओनली द TDS जो कि डिडक्ट हुआ है सैलरी के अंदर, उसके अलावा अगर आपके पास FD है तो FD पे जो भी इंटरेस्ट आपको मिला है विच इज़ अबव द प्रिस्क्राइब लिमिट, उसके ऊपर भी TDS कटता है जो कि 26 AS के अंदर शो होता है। उसके अलावा अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है वो भी 26 AS के अंदर शो होता है। इनके अलावा SFT ट्रांजैक्शंस जो आजकल अगर आपने कोई भी कैश डिपॉजिट करवाया है अपने अकाउंट में तो उन सब की भी डिटेल्स आजकल 26 AS में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको 26 AS में मिल जाती है जो कि एक होलिस्टिक डॉक्यूमेंट है आपके इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते वक्त। तो जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें सबसे पहले आप अपना 26 AS जरूर ले लें। अपने 26 AS को अपने फॉर्म 16 के साथ मैच करें। जो भी TDS आपके फॉर्म 16 में आ रहा है और जो फॉर्म 26 AS में आ रहा है वो मैच होना चाहिए, सैलरी आपकी मैच होनी चाहिए। अगर कोई भी मिसमैच आपको इन दोनों में लगता है तो आपको अपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट करना चाहिए कि वो अपना TDS का रिटर्न रिवाइज करें ताकि आपकी जो करेक्ट सैलरी है वो डिस्प्ले हो पाए अपने 26 AS के अंदर। फोर्थ इज़ मेडिक्लेम। तो जब भी एम्प्लॉयर हमसे हमारा इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगता है तो हम यूजुअली पोस्टपोन करते जाते हैं, तो हमें जो फॉर्म 16 इशू हो जाता है वो बिना उसकी डिडक्शन के हो जाता है। बट आप 80D की जो डिडक्शन है जो कि मेडिक्लेम की डिडक्शन है वो आप अपना रिटर्न फाइल करते वक्त भी ले सकते हैं। कितनी आप 80D की डिडक्शन ले सकते हैं वो सब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। चेकआउट दिस वीडियो टू क्लेम मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ टैक्स, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा 80D के अलावा आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की भी छूट मिलती है जो कि है 5,000 रुपये की। तो अगर आप कुछ भी टेस्ट करवाते हैं उसके आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो अप टू ₹5,000 80D के अलावा भी आप क्लेम कर सकते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम से। फिफ्थ इज इग्नोरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द शेयर ट्रांजैक्शन। तो अभी कोविड के बाद से ही आई थिंक बहुत सारे लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है।
बट डीमैट खुलवाना तो उनको याद रह गया, बट उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस है, जो भी आपने शेयर्स में ट्रांजैक्शन किए हैं और उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो आप शो करना भूल जाते हैं इन इनकम टैक्स के रिटर्न। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये तो हमें शो ही नहीं करना होता, कि शेयर का ट्रांजैक्शन भी हमें शो करना पड़ेगा। यस, आपने जो भी शेयर से प्रॉफिट या लॉस किया है वो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो क्या हमें लॉस भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा? यस, अगर आप लॉस डिस्क्लोज करते हैं तो आप आगे अगर आपको प्रॉफिट आएगा तो आप उस लॉस को उस प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, आपको वो शेयर के ट्रांजैक्शन की डिटेल अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में ज़रूर दिखानी। ईपीएफ विड्रॉल, जो भी हम प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल करते हैं उस पर भी हमें इनकम टैक्स देना होता है। वो किस तरीके से देना होता है? तो जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, बट जो भी इंटरेस्ट हमें उस एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे मिलता है वो टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और जो इंटरेस्ट हमें उस एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे मिलता है वो दोनों ही टैक्सेबल होते हैं। तो आपको इनकी इनकम आपको अपने सैलरी हेड के अंदर दिखानी है। तो अगर आपने ईपीएफ विड्रॉल किया है तो आपकी जो भी इनकम हुई है वो आपको अपने सैलरी हेड के अंदर दिखानी पड़ेगी। अगर आपका ईपीएफ विड्रॉल 50,000 से ज़्यादा है तो उसके ऊपर आपका टीडीएस भी कटा होगा। तो अगर आपकी ओवरऑल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आप उस ईपीएफ विड्रॉल का रिफंड भी ले सकते हैं बाय फाइलिंग योर एटीआर। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपने ईपीएफ विड्रॉल किया है तो आपको उसकी इनकम जो है वो सैलरी हेड में दिखानी है। अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आपको उसका रिफंड लेना है। फेलिंग टू फिल फॉर्म इन केस ऑफ एरियर, तो जब भी आपको पे रिविजन की वजह से जो भी आपको एरियर मिलता है उसकी आपको सरकार छूट देती है। छूट कुछ इस तरीके से होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एरियर पिछले साल का है तो पिछले साल जो भी टैक्स रेट थी या फिर उससे पहले साल जो भी टैक्स रेट थी उसका आपको कॉम्पनसेशन मिल जाता है और जो रिलीफ आपको मिलती है वो 89(1) के अंदर मिलती है। तो आप वो रिलीफ क्लेम कर सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म 10E। तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप फॉर्म 10E फाइल करें अगर आपको रिलीफ चाहिए एरियर्स की। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिलीफ इनकम टैक्स रिटर्न में तो क्लेम कर लेते हैं बट फॉर्म 10E फाइल नहीं करते। तो अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिलीफ क्लेम कर ली और फॉर्म 10E फाइल नहीं किया तो इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल हो जाएगा बट वो जो रिलीफ है वो आपकी हट जाएगी। तो आप ये बात ध्यान रखें, अगर आपको एरियर मिला है सैलरी का तो आप फॉर्म 10E ज़रूर फाइल करें ताकि आप उसका मैक्सिमम एडवांटेज ले पाएँ। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो आपको अवॉइड करनी है ताकि आपको ना कोई डिपार्टमेंट का नोटिस आ पाए और आप अपना रिटर्न सक्सेसफुली अच्छी तरीके से फाइल कर पाएँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको कौन सी स्कीम सेलेक्ट करनी है, चाहे वो न्यू स्कीम सेलेक्ट करनी है या ओल्ड स्कीम सेलेक्ट करनी है, तो इसके लिए आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो। मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बाइफिकेशन किया है कि अगर आपकी इनकम कुछ इन लिमिट्स के अंदर आती है तो आपको कौन सी स्कीम लेनी है कि आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल, comment down below, and thank you so much for watching.